हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरा, हर भाग में 10 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 6ठा एपिसोड है और इससे पहले 5 एपिसोड में 50 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। इसलिए आज का प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आज का पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ध्वनि तरंग है और सूची 2 में आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है। पहला है अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच और प्राश्रव्य तरंगे जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 2 और सी का 3 यानी अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरा, श्रव्य तरंगे जो कि जिसे हम ऑडिबल वेव्स बोलते हैं जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और तीसरा, प्राश्रव्य तरंगे जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। निम्नलिखित में से प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, मतलब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है तो कौन सुन सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़। पहला केवल 1, केवल 3, 1, 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं बेसिकली जैसे बिल्ली और कुत्ता होते हैं, इनके जो कान की जो बनावट होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को सुन सकते हैं और मनुष्य इससे ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। मनुष्य 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की नीचे की आवाज़ को सुन सकते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस तरंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, ए और बी या प्राश्रव्य तरंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस्म में प्राश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है का उपयोग होता है? पहला, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। दूसरा, गठिया रोग के उपचार में। तीसरा, मस्तिष्क यानी ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में। मस्तिष्क के ट्यूमर जो होता है उसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, उसका पता लगाने में। इसका ऑप्शन है 1, 2 या 3, 1 या 3, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मतलब 1, 2 और 3। प्राश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों को धोने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने आदि में करते हैं। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण ही है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि आकाश का जो रंग है नीला दिखाई का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग वो नीला दिखाई पड़ता है। तथा वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ, इससे 2 क्वेश्चन हो गए। एक पहला कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दूसरा, जो रेनबो होते हैं जिसे इंद्रधनुष बोलते हैं वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। छठा सवाल है, प्रकाश
रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन? इसका ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोन यानी O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 तथा पैरेक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAH सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक धूम्र कहलाते हैं। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, कार्य या संवेग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा एवं कार्य अदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके पूर्ण निरूपण के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। 8वां सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर परनोद आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लड़की के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाएगी, अतः जड़त्व आघूर्ण एक कम हो जाएगा। 9वां सवाल है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसके ऑप्शन है आवृत्ति, पृष्ठ तनाव, घनत्व या श्यानता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पृष्ठ तनाव वृत्त का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्र घेरता है, इसी कारण बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव वह बल है जो धरातल की निर्धारित दिशा में कार्य करता है। 10वां सवाल है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.6 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 29.4 मीटर पर सेकंड। U इक्वल टू 0, A इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T इक्वल टू 3, इसलिए V इक्वल टू U प्लस AT इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू 3 इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। आज का दूसरा भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। ऑप्शंस हैं तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता या लोहा एवं निकेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। पीतल में 4 भाग तांबा एवं 1 भाग जस्ता है। दूसरा प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है लोहे से, क्रोमियम से, रूबीन से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिच ब्लेंड से रेडियम यानी Ra प्राप्त किया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और बेमोंट फ्रांस ने किया था। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियम का आविष्कार कब हुआ था? तो रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में हुआ था। रेडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो Ra होता है। और रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी को तो बहुत लोग जानते ही हैं, बहुत ही फेमस नेम है इनका, मैडम क्यूरी और बेमोंट फ्रांस ने किया था। तीसरा प्रश्न है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। ऑप्शन है चांदी, स्वर्ण, तांबा या पैलेडियम? सही जवाब है ऑप्शन डी, पैलेडियम से वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। चौथा प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट उपचारक की भांति उपयोग होता है या मुक्त ब्रोमीन निकलती है, सी विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है
जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में इसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। 5वां सवाल है, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना एक नोबल धातु है जिसे किसी भी अम्ल में घोला नहीं जा सकता है। सोने को घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि सोना को घोलने के लिए किस अम्लराज का निर्माण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें कि जिस अम्लराज का बनाया जाता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण का होता है वो। 6ठा सवाल है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है पोटेशियम साइनाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चूहे को मारने के लिए रेड्रोसाइट का उपयोग किया जाता है जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन होता है। 7वां सवाल है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा। ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगा। आठवां सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन के केंद्रक में एक लौह परमाणु होता है। दूसरा भाग ग्लोबिन जो 95% रहता है, ये रंगहीन प्रोटीन होता है। 9वां सवाल है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। पेट्रोलियम, पृथ्वी से, लैटेक्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है जो ज्वर होने पर भी दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन के कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं। 10वां सवाल है, तैरने वाले तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऑप्शन है अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण या फिर पराबैंगनी किरण के कारण यानी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तैरने वाले तालाब में जब मनुष्य तैरता है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से उसकी जो स्किन होती है वो जल जाते हैं। तीसरा भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सुमेलन गलत है। पहला है टेरिडोलॉजी यानी टेरिडोफाइट्स पौधों का अध्ययन, जैव सांख्यिकी यानी बायोमेट्रिक, जैविक क्रियाओं एवं उनके परमाणुओं का गणितीय विश्लेषण। तीसरा है वृक्ष संवर्धन यानी एर्बोरिकल्चर, वृक्षों की आयु का अध्ययन। या तीसरा है पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या फिर वो गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वृक्ष संवर्धन यानी एर्बोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, यूथेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शाकाहारी पशुओं के विकास का अध्ययन, मृत जंतुओं के अवशेषों का अध्ययन, मृत मनुष्य के शरीर का विशेष अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूथेनिक्स के अंतर्गत मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन किया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा गलत है। जातिकी, फाइलोजेनी, जीवों के विकास का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन, सार्कोलॉजी यानी पेशियों का अध्ययन,
फिर एंडोक्रिनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जातिकी। फाइलोजेनी के अंतर्गत जंतुओं के जाति के विकास का अध्ययन किया जाता है। चौथा सवाल है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फेफड़े का, हृदय यानी हार्ट का, गुर्दे यानी किडनीज का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय यानी हार्ट की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। पांचवा सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हेमेटोलॉजी रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स जंतुओं के शरीर पर शीत यानी ठंड का अध्ययन, और सेरोलॉजी यानी रक्त के सीरम का अध्ययन। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हेमेटोलॉजी मतलब रुधिर से संबंधित, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित, तीसरा है क्रायोजेनिक्स जंतुओं के शरीर पर शीत का अध्ययन, और सीरोलॉजी रक्त के सीरम का अध्ययन। छठा सवाल है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसके ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का, फेफड़े का, मस्तिष्क का अध्ययन यानी ब्रेन का स्टडी, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी रेसिस्टेंस पावर का अध्ययन किया जाता है। सातवां सवाल है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सुमेलन गलत है। ऑप्शन है प्रोटोलॉजी क्रोटी यानी क्रैमियम का अध्ययन, नेमेटोलॉजी यानी गोल कृमि परजीवी यानी नेमाटोड्स का अध्ययन, नेमाटोड्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा है हेलमिन्थोलॉजी यानी चपटे कृमि परजीवी का अध्ययन। चौथा है हेर्पेटोलॉजी यानी सरीसृपों का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटोलॉजी के अंतर्गत प्रोटोजोआंस का अध्ययन किया जाता है, जबकि क्रैनिलॉजी के अंतर्गत क्रोटी यानी क्रैमियम का अध्ययन किया जाता है। आठवां सवाल है सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है बिल्लियों का, छिपकलियों का, भालुओं का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नौवां सवाल है कैलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है जंतुओं के शरीर का, जंतुओं के मानवीय व्यवहार का, मानवीय सौंदर्य का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। 10वां सवाल है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सुमेलन असत्य है। ऑप्शन है ओडोलॉजी दांतों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, जीव भूगोल जीवधारियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, विश्व विज्ञान विषैले पदार्थों एवं जीवों में उनके प्रभावों का अध्ययन, एरेकोनोलॉजी मच्छरों का अध्ययन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी एर्नोकोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको ये क्लास कैसा लगा, अब अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।